गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर रेजोनेंस पर डिस्कस किया था कि रेजोनेंस क्या चीज़ होती है। रेजोनेंस या मेसोमर इफ़ेक्ट आपने देखा था कि रेजोनेंस क्या है। तो इफ़ेक्ट के बारे में अपने बात नहीं की थी, रेजोनेंस के बारे में अपने डिस्कस किया था और रेजोनेंस को अपने डिफ़ाइन किया था। आपने कहा था डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, उसे अपने रेजोनेंस बताया था और कुछ एक एग्जांपल लिए थे। उस एग्जांपल में अपने रेजोनेंस को शो करने की कोशिश की गई थी किस तरह से रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रेजोनेंस क्या चीज़ है या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको अपने रेजोनेंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है, वो डिस्कस नहीं किया जाता। ये जो अपने केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर करेंगे, उस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर रेजोनेंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट टॉपिक है। रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट है, लेकिन अपने अभी केमिकल काइनेटिक्स को किया नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बता दिया था कि रेजोनेंस क्या होता है और किस तरह से रेजोनेंस को देखा जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस की जो कंडीशन है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब रेजोनेंस होगा, तो उनको अपने डिस्कस जब केमिकल काइनेटिक्स जब करेंगे, उस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको डिटेल्स में अपने रेजोनेंस के बारे में बताएंगे। तो अभी तो अपने रेजोनेट इफेक्ट या जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है, उस मेसोमेरिक इफेक्ट को यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो जिसे अपने M/R से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, M इफेक्ट, या आपने इसको क्या बोला जा सकता है, R इफेक्ट। ये हमारा जो टॉपिक है, ठीक है। तो रेजोनेंस टॉपिक नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जब अपने रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके लिए अपने थोड़ा सा मैंने आपको इसमें बता दिया था। तो रेजोनेंस या रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या है, तो एक्चुअल में जब अपने रेजोनेंस को जब देखा था तो उसमें आपने देखा था कि जो मूवमेंट या आपने कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था आपने। ठीक है, एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था कि रेजोनेंस में एक्चुअल में होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेटेड सिस्टम, इन कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देखा था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। ठीक है, उसको अपने देखा था, मतलब अपने जो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं उनकी अल्टरनेट पोजीशन अपने देखी थी। ठीक है, जैसे अपने बेंजीन के अंदर बात करते हैं तो देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा इसके अंदर, तो सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन, ये जैसे अपने यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ सिग्मा, यहाँ पाई, सिग्मा पाई सिग्मा। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का अल्टरनेट पोजीशन देखी थी। तो इस तरह से अपने देखो अभी अल्टरनेट बन गया ना यहाँ पर। तो इस तरह की जो पोजीशन थी वो अपने रेजोनेंस के अंदर देखी थी। आपने कहा रेजोनेंस को डबल एरो से शो किया जाता है और इनका जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनता है उसको 3 लाइन से शो किया जाता है। तो थोड़ी सी बात अपने रेजोनेंस के बारे में कर ली थी। तो एक्चुअल में रेजोनेंस में देखने को जो मिला वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड सिस्टम में आपने वो देखने को मिला। अब कहता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो फ्लो किस तरफ होगा। अपने कह देते हैं कि ये क्या होता है कि लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अपने इसको देखने को मिलता है, और जिससे क्या आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस मॉलिक्यूल्स पर आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ अपने को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अपने क्या आता है कि उस सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने पास आए थे। जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रक्चर बनाई या कार्बन डाइऑक्साइड की जब स्ट्रक्चर बनाई, उसके अंदर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर देखने को मिले थे। ठीक है, तो अब ये जो रेजोनेंस और जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो 2 टाइप के थे। फर्स्ट जो इसका टाइप है वो करते हैं +R या अपने इसको बोलते हैं +M इफेक्ट। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि अपने अगर व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम इट, इसमें क्या होता है, when the displacement of इलेक्ट्रॉन पेयर, कि अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए इज अवे फ्रॉम इट, इज अवे फ्रॉम इट, अगर ये चीज अपने को देखने को मिलती है तो वो क्या होता है, +R इफेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल लें, अपने ये एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ क्लोरीन पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो
तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफ़र किया जाता, देखिए क्लोरीन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इस कार्बन पर हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो रेजोनेंस जो बना, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफ़र से चार्ज आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जैसे यहाँ पर इसका ट्रांसफ़र हुआ तो इस पर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव आ गया कार्बन पर, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। और क्लोरीन का जो लोन पेयर 3 लोन पेयर थे, अब 2 लोन पेयर बचे और यहाँ पर क्लोरीन पर जो चार्ज देखने को मिला अपने को, पॉजिटिव चार्ज अपने को देखने को यहाँ पर मिलता है। तो एक्चुअल में देखो सिंपल सी बात है, देखो कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से दूर जा रहे हैं। देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से दूर हो रहा है, अवे हो रहा है, उससे दूर देखने को मिल रहा है। इसलिए इस इफेक्ट को नाम क्या दिया आपने, +R या +M इफेक्ट इसको नाम दिया है। तो ऐसा इफेक्ट अपने को कौन कौन से जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो देखने में मिलता है, तो अपने कहेंगे इसके अंदर इसके एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें अपने को +R या +M इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उस हाइड्रोक्सी ग्रुप में अपने को ये इफेक्ट देखने को मिलता है। एल्कोक्सी ग्रुप है उस एल्कोक्सी ग्रुप में ये इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो एमीन के जो ग्रुप हैं, ठीक है, एमीन ग्रुप के अंदर भी ये इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। और अपने हैलोजन की बात की, अभी यहाँ पर मैंने क्लोरीन के एग्जांपल से समझाया, तो हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके अंदर भी अपने को +R या +M इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर, अनसैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हीं में ही होगा। सैचुरेटेड कंपाउंड में तो कभी भी रेजोनेंस हो ही नहीं सकता है। तो वो कहता है कि जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, एमीन ग्रुप, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एमीन हो सकता है, हैलोजन ग्रुप अगर ऐड है तो उसके अंदर +RM इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम इट, कि अपने से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या इस फंक्शनल ग्रुप से वो क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दूर जा रहे हैं, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, +R या +M इफेक्ट इसको नाम दिया गया है, ठीक है। सेकंड इसमें देखते हैं, तो सेकंड जो इसका टाइप करते हैं वो अपने कर लेते हैं -R या -M इफेक्ट। तो अपने कहते हैं व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज टुवर्ड इट, मतलब फंक्शनल ग्रुप की तरफ आए, उसके नज़दीक आए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लें, जैसे एग्जाम्पल हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया ये। तो इसके अंदर अगर अपने देखा जाए तो यहाँ देखते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ हो जाता है और इस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अपने यहाँ शो कर देते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस इसका हुआ और रेजोनेंस में CH2, ठीक है, और ये हो गया CH, इस पर चार्ज आ गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर थे तो एक पाई बॉन्ड और ट्रांसफर हो गया, तो इस पर 3 लोन पेयर हो गए और इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज अपने को देखने को मिला। तो देखें कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उस इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ हो रहा है, ठीक है, उसकी तरफ हो रहा है। तो वो कौन सा इफेक्ट होगा, -R या -M इफेक्ट होगा। और फंक्शनल ग्रुप से अगर दूर जाता है, उससे अवे जाता है, तो वो इफेक्ट कौन सा होता है, +R या जिसको अपने +M इफेक्ट बोला जाता है, तो उसमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इस इफेक्ट में और कौन कौन से होंगे, जैसे अपने पास यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप का एग्जाम्पल लिया, इसके अलावा अपने देखने को मिलेगा NO2 ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, NO2 ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। इसके अलावा इसमें अपने कह सकते हैं कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है या साइनाइड ग्रुप हो सकता है। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, -R या -M इफेक्ट ये दिखाते हैं। और बाकी जो ग्रुप्स थे वो कौन सा दिखाते हैं, +R या आपने इसको बोला था +M इफेक्ट वो शो करते हैं, ठीक है। अब आपको इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ कि कौन कौन से -R या कौन कौन से अपने +R इफेक्ट शो करते हैं। तो इसको याद करने का
लर्न करने का एक सिंपल सा तरीका है। वो सिंपल सा तरीका क्या है, देखो ये कोई कंजुगेटेड सिस्टम है, ये कंजुगेटेड सिस्टम हो गया, इसके साथ में मैंने एक तो ये मॉलिक्यूल जोड़ा, एक फंक्शनल ग्रुप ये ऐड कर दिया और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है हमने ये वाला ऐड किया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में आपको अंतर देखने को क्या मिल रहा है। यहां कंजुगेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां देखो इस कंजुगेटेड सिस्टम के साथ पहले कौन ऐड हुआ, कार्बन, और कार्बन के साथ कौन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो मीन्स अपने कह सकते हैं कि जो कंजुगेटेड सिस्टम है उस कंजुगेटेड सिस्टम के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहां दो चीजें आपने ध्यान रखी कि अगर कंजुगेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो, जैसे अपने OH ग्रुप में हो रहा है, और दूसरी अपने बात कही कि कंजुगेटेड सिस्टम के साथ लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जैसे CHO ग्रुप के अंदर हो रहा है। तो अगर डायरेक्टली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ा हुआ होता है, जैसे अपने एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर अपने को देखने को मिल रहा है, तो ये जो ग्रुप है, ऐसे जो ग्रुप हैं वो +R या +M इफेक्ट शो करते हैं। बड़ा सिंपल याद हो जाएगा। और ऐसे अगर इनडायरेक्टली अगर अटैच हैं तो वो जो ग्रुप है वो कौन सा शो करते हैं, -R या -M इफेक्ट शो करते हैं। तो अपने को बड़ी इजीली याद हो जाएगा कि अगर डायरेक्टली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड है तो वो जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, +R या +M इफेक्ट शो करेंगे। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और उससे आगे उससे जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, -R या -M इफेक्ट ये शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास बात रेजोनेंस इफेक्ट या जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, जिसके दो टाइप बताए थे, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट शो जो प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं और कौन कौन से ग्रुप माइनस रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, उसको अपने यहां पर डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट इसके बाद में नेक्स्ट इफेक्ट जो लेते हैं उसको बोला जाता है अपने पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट या इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है जी। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट या इसको बोला जाएगा नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको बोला जाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड जो रेजोनेंस है वो क्या है, इसके ऊपर अपने देखें। तो इससे पहले अपने जो इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया था और इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अपने +I इफेक्ट को देखा था, मींस जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट देखा था। +I इफेक्ट क्या था एक्चुअल में, उसको अपने बताया था कि ये जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट है, कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपने से दूर फेंकते हैं। ऐसे इफेक्ट को क्या बोला था, +I इफेक्ट अपने बोला था, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इसको बोला था। और इसके अंदर अपने जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कुछ एक एग्जांपल लिए थे जिसका इसका ऑर्डर अपने डिस्कस किया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर अपने को जैसे मैथिल ग्रुप से ज़्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एथिल ग्रुप में देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। और एथिल ग्रुप से ज़्यादा अपने इसका जो आइसो ग्रुप है उस आइसो ग्रुप में अपने को ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आइसो ग्रुप से ज़्यादा जो इसका जो नियो ग्रुप है उस नियो ग्रुप में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर था कि किस ऑर्डर के अंदर ये अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो था इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर अपने बात करें कि अगर जो एल्किल ग्रुप है वो अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर ऐड है, द एल्किल ग्रुप इज अटैच्ड टू एन, अगर अपने बात करें यहां पर एक नई बात आती है कि द एल्किल ग्रुप अटैच्ड
टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि अगर एल्किल ग्रुप का अटैचमेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ इसको जोड़ा जाता है या अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ इसको अगर अटैच करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, आपने कहा कि अगर एल्किल ग्रुप, जैसे ये एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप का जो अटैचमेंट है अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर वो ऐड हो, जैसे यहाँ पर तो ये सैचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर ऐड है, लेकिन अगर अपने कहे अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ ऐड हो तो क्या देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं देखता हूँ, ऐसा कुछ अपने को देखने को मिले। ठीक है, तो यहां पर जो CH3 ग्रुप है वो CH3 ग्रुप अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ ऐड है। ये सिस्टम कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड सिस्टम हो गया। यहां पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो वो कहता है कि अगर अपने को एल्किल ग्रुप का अटैचमेंट अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ इसको अगर जुड़ा हुआ है, इसके साथ अटैच है, अगर उसके साथ देखने को अगर अपने को मिलता है तो इसके बिहेवियर को, ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर अपने पास हो जाता है। ठीक है, उसका जो ऑर्डर है, जो अपने को यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में जो ऑर्डर देखने को मिला है उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर देखने को मिलेगा। कब, जब वो किसके साथ जुड़ा हुआ हो, एल्किल ग्रुप अनसैचुरेटेड ये सिस्टम के साथ वो जुड़ा हुआ हो। सैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हो तो एल्किल जो ग्रुप का जो ऑर्डर है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो ये होता है। लेकिन यही ग्रुप अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर जुड़े हुए हों तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर में देखने को मिलता है। जो मेन ऑर्डर अपने जो लिया था उस ऑर्डर से कैसा आ जाता है, रिवर्स्ड ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑर्डर कब आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का प्लस आई इफेक्ट का, जब ये जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ ऐड होता है तो इसका जो ऑर्डर है वो कैसा आ जाता है, रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे का अपने इसको रीजन को समझते हैं। तो इसके रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया जाता है और उस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अपने, ये क्यों हुआ ऐसा, ये ऑर्डर उसका रिवर्स्ड क्यों हुआ। तो यहाँ पर देखें कि यही सिस्टम जो अभी मैंने बात की थी, इसी सिस्टम को ही मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप हो गया और ये ऐड हो रहा है किसके साथ, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ इसको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है एल्किल ग्रुप को। ठीक है, तो अपने कहते हैं कि जो कार्बन एटम है, जो जैसे मैथिल ग्रुप है, उस मैथिल ग्रुप को जैसे ये अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ ऐड है तो ये कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ ऐड है उस कार्बन को क्या बोल दिया, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो ऐड हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को क्या बोल दिया जाता है, अल्फा हाइड्रोजन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन पर जो ऐड हाइड्रोजन होंगे उनको क्या बोल दिया जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे। तो अपने कहेंगे जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का अगर क्लीवेज होता है, ठीक है, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड का अगर क्लीवेज होता है तो जो CH बॉन्ड, मतलब जो मैथिल ग्रुप का जो CH बॉन्ड है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देता है, उस कंजुगेटेड सिस्टम को क्या कर देता है, दे देता है। कैसे, जैसे अपने बात करें कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब इस पाई बॉन्ड का ट्रांसफर अगर यहाँ हो जाए, इस कार्बन पर हो जाए, मतलब अपने ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस ब्रेकेज के टाइम में क्या होगा कि जो CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा बॉन्ड जो बना रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो सिग्मा बॉन्ड, वो कहाँ ट्रांसफर कर देता है, इस कार्बन पर ट्रांसफर कर देता है। तो इस कार्बन पर ट्रांसफर होने की वजह से अपने देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, हाइपर कंजुगेशन देखने को मिला। तो अपने देखें कि यहाँ पर इस बॉन्ड को अपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन क्या हो गया, एक प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया। H पॉजिटिव के जो अपना जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था उसने दे दिया और देने से यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो CH और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन पर ट्रांसफर हो गया, तो इस कार्बन पर जो चार्ज आ जाता है वो क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह का जो इफेक्ट देखने को मिलता है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपने, हाइपर कंजुगेशन बोला जाता है। अब ये हो सकता था, ये इस तरह से भी हो सकता था अपने को कि अपने जो ट्रांसफर किया वो ट्रांसफर कौन से इलेक्ट्रॉन का किया, इसका किया, तो ये ट्रांसफर अपने इस कार्बन का भी, इस हाइड्रोजन का भी हो सकता था ना, ये CH बॉन्ड भी तो ब्रेक हो सकता था। तो अगर ये CH बॉन्ड ब्रेक होता तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज होता। ठीक है, और अब अपने पास इसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ये बन जाती।
ठीक है, तो अगर इसको रिलीज करते हैं तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर अपने पास ये बनती। नेक्स्ट अपने बात कर सकते हैं इसके अंदर कि वो जो रिलीज हो रहा था वो ये वाला भी तो यहाँ पर हो सकता था, ये वाला CH बॉन्ड भी तो ब्रेक हो सकता था। तो अगर ये CH बॉन्ड अगर ब्रेक होता तो अपने पास जो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है वो ये बन जाती। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर अपने पास 3 तरह की हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इसमें बन रही है। 3 तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगी, 1 2 3 और 4th ये खुद स्ट्रक्चर हो रही है। ठीक है, तो टोटल अपने पास यहां पर कितनी स्ट्रक्चर बन रही है? 4 स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर अपने बात करें कि जो अल्फा कार्बन एटम है, ठीक है, उस अल्फा कार्बन एटम और जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है वो क्या कर रहे हैं? हाइपर कंजुगेशन शो कर रहे हैं, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस शो कर रहे हैं। मतलब यहां पर बॉन्ड नहीं है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, ये 3 तरह से ब्रेक हो रहे हैं। तो 3 तरह से ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि 3 अपने पास अल्फा हाइड्रोजन थे। अगर 6 होते तो वो 6 जगह हो जाता और 9 होते तो वो 9 हो जाता। तो वो जो कार्बन, जो पॉजिटिव कार्बन है और ये जो अल्फा कार्बन है, इसके बीच में रेजोनेंस देखने को मिल रहा है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, ये बॉन्ड ब्रेक हो या ये बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक है, तो जिससे बनेगा क्या, देखा आपने, बन रहा है कि एक पॉजिटिव हाइड्रोजन बन रहा है और यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो कहता है इस तरह का जो रेजोनेंस होता है जिसमें बॉन्ड नहीं बनता है, बॉन्ड टूट रहा है, उसको क्या बोला गया है? नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला गया है। नो बॉन्ड रेजोनेंस की कैटेगरी में ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के रेजोनेंस को अपने क्या बोला जाएगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाएगा। तो जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस अपने को देखने को मिलेगा, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर क्या बनती जाएगी? उतनी ही ज्यादा क्या होती जाएगी? स्ट्रोंग होती जाएगी। तो ज्यादा स्ट्रोंग जो हाइपर कंजुगेटेड जो स्ट्रक्चर बनती है, अगर अपने कहा था कि जो एल्किल ग्रुप का जो अटैचमेंट किसके साथ होता है? अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर होता है, तो एल्किल ग्रुप अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर ऐड है, तो जैसे मैं यहां पर ये जो अनसैचुरेटेड सिस्टम हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ में अगर ये वाला ग्रुप अगर ऐड कर देता हूं यहां पर, तो पहले इसके ऊपर क्या ऐड था? मैथिल ग्रुप ऐड था। और अब इसके ऊपर ये ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो ठीक है, बड़ा ग्रुप हो गया ना ये अपने पास, जिसको अपने मतलब एक्चुअल में अपने ये वाला ग्रुप ऐड कर रहे हैं, CH3 होल थ्राइस CHC और फिर CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी अपने। ठीक है, ये बना दिया आपने यहां पर। तो अगर ये ग्रुप ऐड है तो यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि हाइड्रोजन का जो रिलीज होगा, एक तो ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 3, ये हो सकता है 4, ये हो सकता है 5, ये हो सकता है 6, 7, 8 और 9। तो 9 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं यहां पर, जबकि इसके अंदर सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहे थे। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस 3 था, जबकि यहां पर नो बॉन्ड रेजोनेंस कितना हो गया? 9 हो गया। जिससे अपने कहा था कि जो सीक्वेंस जो था वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अब जो सीक्वेंस देखने को मिलेगा वो सीक्वेंस अपने को ये वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने यही कहा था कि अगर जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर ऐड है, तो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर ऐड होता है तो जो एल्किल ग्रुप का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या हो जाता है? रिवर्स्ड हो जाता है। जो अपने एक्चुअल सिस्टम जो लिया था उस एक्चुअल सिस्टम से अपने को कैसा सिस्टम देखने को मिलता है? एक रिवर्स सिस्टम अपने को देखने को यहाँ पर मिलता है। इसे क्या बोला जाता है? अपने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इसे नाम दिया जाता है। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इसको बोली जाती है, या इसे अपने क्या बोल दिया जाता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम का नंबर जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी जो एल्काइल ग्रुप की है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी एल्काइल ग्रुप की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
ठीक है। जितना ज़्यादा अल्फा कार्बन उस पर मौजूद होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपने देखें कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम एल्किल ग्रुप के अंदर सबसे कम है, एथिल ग्रुप में, अगर एल्किल ग्रुप में अपने देखें तो कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर 3 अपने पास हो गए, इसके अंदर कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो ग्रुप जैसे बढ़ता जा रहा है, इसके आगे कितना हो गया, 1 हो गया, और इसमें है ही नहीं। तो जो अल्फा हाइड्रोजन का अगर अपने नंबर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर अपने पास कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 0 अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। देख सकते हैं इस कार्बन में, तो अपने को अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर जो अपने को नंबर देखने को मिला वो 0 देखने को अपने को मिला इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो टेंडेंसी है अगर इस ग्रुप की, जब वो अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर ऐड हैं तो वो क्या हो जाती है, रिलीजिंग टेंडेंसी जो ग्रुप की क्या हो जाती है, जो टर्शियरी ग्रुप है उसमें जो है नहीं, उसमें क्या हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से अपने इसको जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को डिस्कस कर लिया। तो जितने भी इफेक्ट्स थे वो सारे अपने देख चुके हैं, ठीक है। अब अपने जो नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फिजन, कि कोवैलेंट बॉन्ड को अगर ब्रेक किया जाता है तो ब्रेक करने पर अपने को क्या मिलता है, किस तरह से वो बॉन्ड को क्या किया जाए, फ्रीज किया जाए, उसको अपने डिस्कस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।